गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग भैया। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टाफिंग प्रोसेस करके हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और फर्स्ट स्टेप उस सीक्वेंस में जो होता है, आई थिंक हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। सेकंड मैंने आपको शुरू करके दिया था, उसके बारे में जस्ट समझाया था आपको। रस्म तो पूरी आज ही करनी है, मतलब टेक्स्ट नहीं पढ़ा था ना हमने उसका। हाँ जी, चलो आप मेरे को बताओ। हमें ना लोगों की हायरिंग करनी है, मैं सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी हायरिंग करनी है, हमें क्या करनी है? हायरिंग। बेटा लोगों की हायरिंग करना है, एक वाइडर कॉन्सेप्ट होता है देन सिलेक्शन से। सिलेक्शन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ हायरिंग। मतलब स्टाफिंग की प्रोसेस अलग होती है, वो उसका स्कोप वाइडर होता है, जबकि सिलेक्शन उसका एक बच्चा होता है। और सिलेक्शन की भी अपने आप में क्या है, प्रोसेस है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन क्योंकि हमने स्टाफिंग प्रोसेस स्टार्ट की हुई है, उसी सीक्वेंस में हमें क्या करना है, ये टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, चलो फर्स्ट बात करते हैं, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। अगर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को हायर करना है, ठीक है ना, और इनफैक्ट हायर करना भी है या नहीं भी करना है, आपको शुरुआत तो यहां से करनी पड़ेगी। ये वाला स्टेप परफॉर्म करने के बाद ही आपको पता पड़ेगा कि एक्चुअली में आपको हायरिंग करनी है, जरूरत है या नहीं है। बिकॉज एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट के अंदर आपको दो एनालिसिस क्या करने होते हैं, परफॉर्म करने होते हैं। नमन भैया बड़ा टेक्निकल चल रहा है यार, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। आप बातें कर रहे हो वर्कलोड एनालिसिस की, आप बातें कर रहे हो वर्कफोर्स एनालिसिस की, पहले वो तो बताओ क्या होता है। बेटा कल बताया तो था, आज तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरे को बताओ ये क्या होता है। इनफैक्ट मैं भूल गया क्या होता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। अगर आपको हायर करना है या नहीं करना है, ये पता लगाना है, तो आपको सबसे पहले क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, ये वाला स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि कितने लोगों की जरूरत है, और केवल यही पता नहीं लगाना है कि कितने लोगों की जरूरत है, किस किस टाइप के लोगों की जरूरत है, ये भी पता लगाना है आपको। और ये चीज आप पता लगा सकते हो फाइनली, इसका जो कंक्लूजन होता है, मतलब वो पता लगा सकते हो, वो कंक्लूजन पे आप पहुंच सकते हो दो एनालिसिस को परफॉर्म करके, वर्कलोड एनालिसिस और वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस बोले तो रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए या हमारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। वर्क फोर्स एनालिसिस होता है कि कितने लोग ऑलरेडी अवेलेबल है उस काम को करने के लिए। लोग ज्यादा चाहिए, अवेलेबल कम है, तो क्या क्या हो रखी है, लोग ज्यादा चाहिए और लोग है कम अवेलेबल हमारे पास, तो क्या हो रखी है, सारे बच्चे बोलो क्या हो रखी है। इस केस में क्या करते हैं, हायरिंग करते हैं, स्टाफिंग करने का डिसीजन आगे लेंगे, यानी कि रिक्रूटमेंट को परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर वर्क फोर्स ज्यादा हो रखी है, किससे, वर्कलोड से, तो क्या मैं सेकंड स्टेप पे आऊंगा, क्या हम रिक्रूटमेंट को परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है ना, हम हायरिंग नहीं करेंगे, हम सिलेक्शन सॉरी हम स्टाफिंग की प्रोसेस नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, इनफैक्ट क्या करने का डिसीजन लेंगे, किक आउट करने का डिसीजन लेंगे। क्या करने का डिसीजन लेंगे बच्चों, किक आउट करने का डिसीजन लेंगे, जिसको ले ऑफ भी बोलते हैं या रिट्रेंचमेंट भी बोलते हैं, है ना। आम भाषा में फायरिंग भी बोल देते हैं कि फायरिंग चालू करेंगे। ठीक है ना, मतलब एम्प्लॉइज को मेल पकड़ाना चालू करेंगे। फोटो चलो, ठीक है, हो गया। इकोनॉमी किस पे आ रही है, अंडरफुल एम्प्लॉयमेंट पे आ गई। किस पे आ गई, अंडरफुल एम्प्लॉयमेंट पे आ गई। अब ठीक है, अपना हिसाब किताब देख लो। समझा गया आपको, आगे चल सकते हैं क्या। बात कर रहे थे रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे हम प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं कि आओ भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या करो, अप्लाई करो। उन्हें हम सर्च कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, है ना, उन्हें ढूंढ ढूंढ के उन्हें क्या करते हैं, मारते नहीं है उन्हें, है ना, ऐसे उन्हें क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं कि भाई हमारी कंपनी बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, देखो क्या क्या तुम्हें हम फैसिलिटी देंगे और हमारे यहाँ पे क्या करो, तुम अप्लाई करो। ठीक है ना, वो बात अलग है कि बुला करके बाद में बेइज्जती कर देंगे
कि सेलेक्ट नहीं हुए तुम, ठीक है ना। लेकिन पहले क्या करेंगे, उन्हें बुलाएंगे तो उनका पूल तो क्रिएट करेंगे। पूल मतलब हाँ, उनका ग्रुप क्रिएट करना है। क्यों करना है ग्रुप क्रिएट? उस ग्रुप में से जो अच्छे अच्छे है ना, जो मलाई होगी उसे निकालेंगे। जो बाकी बाकी जो नीचे होता है ना, वो दूध बिलोते हैं, जो नीचे बच जाता है, चलो तुम जाओ, ठीक है ना, वैसा ऊपर ऊपर की मलाई निकाल लेंगे। समझा क्या? और मलाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो सिलेक्शन की प्रोसेस आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छे अच्छे लोगों को फाइंड आउट करने के लिए आपको सिलेक्शन की प्रोसेस लगानी पड़ेगी। खैर वो बाद में देखेंगे, फिलहाल स्टिक टू द पॉइंट। रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। कह रहे हैं कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं किसको, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को, जो अभी हमारा हुआ नहीं है। आप चाहे तो एम्प्लॉय की जगह क्या भी लिख सकते हैं, कैंडिडेट। बिकॉज अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके साथ में वर्ड जुड़ा हुआ है क्या, प्रोस्पेक्टिव। ये हमारा एम्प्लॉय बन चुका है या बन सकता है, बन सकता है। तो कह रहे हैं कि अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को या प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को सर्च करने की प्रोसेस को, है ना, और सर्च करके देन उन्हें एनकरेज कराना, मतलब उन्हें सॉरी एनकरेज करना, एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। पहले उन्हें सर्च करो, फिर उन्हें एनकरेज करो कि आप हमारे यहाँ पे क्या करो, अप्लाई करो। किसको किसको एनकरेज करना, किसको सर्च करना, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को या प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं रिक्रूटमेंट। हाउ रिक्रूटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम सिलेक्शन, कैन यू एक्सप्लेन इट? वेरी गुड, बताओ। सर्च करके उन्हें उनका पूल क्रिएट करते हैं, उन्हें एनकरेज करते हैं कि आप हमारे यहाँ पे क्या करो, अप्लाई करो। हाँ जी, हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिक्रूटमेंट तो एक पॉजिटिव प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट तो एक कैसी प्रोसेस है, पॉजिटिव प्रोसेस है। वेयर एज सिलेक्शन एक कैसी प्रोसेस है, नेगेटिव प्रोसेस है। यस और नो? आगे देखते हैं। द एडवर्टीजमेंट मे बी डिस्प्लेड ऑन द ऑफिस गेट और इट मे बी गॉट पब्लिश्ड। कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट करने के लिए आप जो एडवर्टीजमेंट दे सकते हो वो डिस्प्ले कर सकते हो अपने ऑफिस के गेट पे। कहाँ पे? या फैक्ट्री के गेट पे। मान लिया एक कोई कमर्शियल एरिया में या इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी सारी फैक्ट्री होती है, और हमने अपनी फैक्ट्री के बाहर ही क्या कर दिए, पोस्टर्स वगैरह लगा दिए। क्या लगा दिए? अब जिन लोगों को जरूरत होती है वो आते हैं, देखते हैं, और फिर क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। वो एनकरेज होते किसको देख करके, वो एडवर्टीजमेंट को। वो एडवर्टीजमेंट हम कहाँ पे भी लगा सकते हैं, अपने ऑफिस के बाहर लगा सकते हैं, अपनी फैक्ट्री के बाहर लगा सकते हैं, और इट मे बी गॉट पब्लिश, या किसी न्यूज़पेपर में, किसी प्रिंट, आपकी प्रिंट मीडिया में बोली दिया मैंने, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आप उसे क्या करा सकते हो, पब्लिश करा सकते हो, जहां से देख करके लोग क्या करेंगे, आपके यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। आगे, रिक्रूटमेंट एम्स टू क्रिएट अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये शब्द क्या लिखे हुए हैं। आयुष कुमार बता सकते हो? रिक्रूटमेंट एम्स टू क्रिएट अ पूल ऑफ एप्लीकेंट। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपको एक नंबर में कि विच कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाफिंग एम्स टू क्रिएट द पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। तो आंसर क्या होगा आपका? रिक्रूटमेंट। इसे एक्सप्लेन तो कर दो अभी। पूल का मतलब क्या, अभी तो बोला था आपने ग्रुप, अभी थोड़ा बताओ ना इसका आधी लाइन का मीनिंग। रिक्रूटमेंट एम्स टू क्रिएट अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। रिक्रूटमेंट का मकसद क्या होता है, क्या क्रिएट करना, ग्रुप क्रिएट करना। किसका ग्रुप क्रिएट करना? एप्लीकेंट्स का। अभी तक तो वो एप्लीकेंट ही है ना, अभी ने सेलेक्ट कोई कर लिया हमने, फाइनल कोई जो उन्हें जो ऑफर है वो पकड़ा कोई ना दिया, अभी तो जस्ट बुला रहे हैं उन्हें। विद अ लार्ज नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है। अच्छा, तुम बोलोगे जब क्वालिफाइड है तो फिर तो सारे सेलेक्ट कर लेंगे। ना 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 ना, हमने एक रिक्वायरमेंट रखी थी, हमें एमबीए चाहिए, 10 चाहिए। कितने चाहिए? अप्लाई करा 100 लोगों ने, क्वालिफाइड तो वो सारे हैं, लेकिन हम भी तो देखेंगे कि हमारे काम का बंदा कौन है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन वो क्वालिफाइड सारे हैं। ठीक है ना। तो कह रहे हैं रिक्रूटमेंट का मकसद होता है ऐसे लोगों का, ऐसे एप्लीकेंट का पूल क्रिएट करना जो विद अ लार्ज नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करना, पूल क्रिएट करना जो क्या होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं। ठीक है। बोथ इंटरनल सोर्सेज
एंड एक्सटर्नल सोर्सेज मे बी यूज्ड फॉर रिक्रूटमेंट। ये बड़ा कमाल का टॉपिक है और काफी डिटेल में पढ़ना है हमें इसे आगे। कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट के लिए दो सोर्सेज यूज किए जा सकते हैं, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदर से, और एक्सटर्नल मतलब अच्छा अभी अंदर बाहर क्या है। इंटरनल का मतलब है फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहां से? फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके भी दो बच्चे होते हैं, आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं बोल रहा हूं, अगर आएगा तो यहाँ पे पढ़ दूंगा उसे, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल कहां से होता है? फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा एक सवाल पूछूं क्या? ऐसे जस्ट मन कर रहा है, पता नहीं जवाब दोगे आप नहीं दोगे, वैसे जहां तक मेरा अंदाजा है कि आप दे ही दोगे जवाब। ये दो सोर्स होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। नया बंदा किस में आएगा? रेज योर हैंड, डिस्क्लोज नहीं करने का। नया बंदा किस में आएगा और पुराना कहां से होगा? हालांकि मेरे सवाल में जवाब था। वेरी गुड। कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? चलो वर्मा जी आप बताओ। एक्सटर्नल में नया बंदा आएगा, एक्सटर्नल में पुराना, नया, और पुराना इंटरनल से। भाई सारे बच्चे कंफर्म कर दो, ये पीछे वाले बच्चे सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नया बंदा, न्यू ब्लड, इनफ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड। नहीं आप सुनो बात में क्या बोल रहा हूँ, सुनना पड़ेगा आपको। इनफ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड, ऐसा एग्जाम की लाइन है, ये केस स्टडी की लाइन है। वो बोल रहा है कि एक ऐसा सोर्स बताओ रिक्रूटमेंट का जहां पे क्या होता है, इन्फ्यूजन होता है किसका? न्यू ब्लड का। नेम द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन विच देयर इज एन इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या बोला तुमने? हमारे सर के ऊपर से गए बाउंसर, मतलब क्या बोला? एक ऐसा रिक्रूटमेंट का सोर्स बताओ, हाँ बोलो ना, जिसमें इन्फ्यूजन होता है किसका? न्यू ब्लड का। मतलब इन्फ्यूजन मतलब बहाव, इन्फ्यूजन मतलब बहाव किसका? न्यू ब्लड का, मतलब नया खून। नया खून नहीं यार, हंस रहा है बच्चा, ठीक है ना, हंसने की बात नहीं है बेटा। ऐसे अब सीबीएसई पूछती है तो देखो मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, समझा ही रहा हूँ, मेरे मन से तो मैंने कोई क्वेश्चन बनाया नहीं है, सीबीएसई पूछती है क्वेश्चन को। तो नया खून कहाँ पे आएगा? एक्सटर्नल से। किससे आएगा? हमारा ही, हमारे कोई, हाँ, वो किस में होगा? इंटरनल में होगा। एक बंदा ऑलरेडी हमारे यहाँ पे काम कर रहा था, ठीक है ना, हमारे यहाँ पे एक ये वाली पोस्ट खाली है, वो इस पे काम कर रहा था, हमने उसे प्रमोट कर दिया। क्या कर दिया? ये इंटरनल सोर्स है। क्या है? इंटरनल से सर्च करा हमने, हमने फाइंड आउट करा कि हमारे ही बैच में से, हमारे ही बैच में से ऐसा कौन सा बच्चा है जो ये असाइनमेंट को पूरा कर सकता है जो मुझे कराना है, तो इंटरनल होगा। अरे सारे भाई आते हैं, इनको तो कह के भी बेकार, ठीक है ना, करना है। तो हमें बाहर से लेके आ रहे हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं हम? बाहर से, तो वो एक्सटर्नल हो गया, ठीक है ना। अच्छा सुनो, अभी तो प्रमोट कर रहे थे, क्या कर रहे थे? हमारा एक बच्चा ये है और एक बच्चा दूसरा है हमारा। एक बच्चे में अंडर स्टाफिंग हो रखी है, एक में ओवर स्टाफिंग हो रखी है। हालांकि दोनों बच्चे अलग अलग है तो हमारे ही, है तो हमारे ही, और हम डिसीजन लेने वाले हैं। तो जिस बच्चे में ज्यादा एम्प्लॉइज है, जिस डिवीजन में ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, मतलब वहां पे ओवर स्टाफिंग हो रखी है, बोल नहीं रहे हो आप, और एक बच्चे में कमी पड़ रही है, वहां से हमने एम्प्लॉइज को ट्रांसफर करा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नया खून है क्या पुराना ही है? इंटरनल की एक्सटर्नल? इंटरनल। जब आप एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हो एम्प्लॉइज को, तो ट्रांसफर होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, हालांकि मैं पागल हूं ना, मैं बोल तो देता हूँ कि चलो बाद में बताऊंगा, लेकिन फिर रुका नहीं जाता ना। तो अभी चीजें यहीं पे अगर आ रही है तो यहीं पे क्या कर लो, अभी सॉर्ट आउट कर लो। इंटरनल, इंटरनल है ना, इंटरनल, इंटरनल के दो बच्चे होते हैं,
पहले तो रिक्रूटमेंट के 2 बच्चे होते हैं, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। फिर इंटरनल के भी कितने बच्चे होते हैं? 2। एक प्रमोशन और एक ट्रांसफर, डिमोशन। प्रमोशन और आम जिंदगी में से डिमोशन नहीं होता है ना, वो तो पनिशमेंट के तौर पे यूज किया जाता है। आम जिंदगी में 2 यूज होते हैं, या तो प्रमोट करेंगे हम या ट्रांसफर करेंगे। समझ में आ रही है बच्चों बात? अच्छा, एक्सटर्नल के अभी नहीं बताऊंगा, वो उसमें पक्का मैं सख्त लौंडा हूँ, ठीक है ना, उसमें अभी नहीं बताऊंगा, बिकॉज उसके 9 होते हैं। कितने होते हैं? इसके तो 2 है, उसके कितने हैं? 9। तो वो तो बाद में देखेंगे। फिलहाल ये तो समझ में आया होगा आपको कि इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज किया जा सकता है क्या करने के लिए? रिक्रूटमेंट को परफॉर्म करने के लिए। जो ये वाला स्टेप है, इसको परफॉर्म करने के लिए इंटरनल सोर्सेज भी यूज होते हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज भी यूज होते हैं। इंटरनल सोर्सेज गिव लिमिटेड चॉइस। व्हाई? जो है थके पिटे, उनमें से क्या करना है? जैसे भी अब काम तो चलाना पड़ेगा, आखिरकार है तो अपने ही, बच्चा तो अपना ही है, ठीक है ना। आगे whereas external sources give wider choice and fresh talent। oh my god, क्या बोला इसने? ये बोल रहा है कि टंच बंदा आएगा, जैसे कि भाई साहब बोल रहे हैं हमारे कि एक्सटर्नल सोर्स गिव वाइडर चॉइस। इसमें हमें क्या मिलेगी? मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे मिलेगी वाइडर। ए, ऊपर देखो ना, इधर इधर बोला तो है कि पूल क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? एक बारी टीवी में ऐड दो, एक बारी प्रिंट मीडिया में ऐड दो, और देखना फिर कितने लोग अप्लाई करेंगे। बच्चे बच्चे और ग्रुप ही ग्रुप होंगे। हाँ बोलो ना, तो छाटो छाटो छाटो। समझा क्या? तो वाइडर चॉइस है। अरे जिस पे तुम्हारा दिल आए उसे छाटो तुम, ठीक है ना। भैया तुम तो ज्यादा ही आगे जा रहे हो। मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि जो एम्प्लॉय आपको अच्छा लगे आपके अकॉर्डिंग, तुम कह रहे हो हाथ रख दो, दबा दो, पता नहीं कुछ भी कुछ भी, ठीक है ना। इतनी आगे नहीं बढ़ने का भाई, एम्प्लॉय हायर करनी है, कुछ और नहीं करना है। इधर देखो, समझो नलायको। मैं क्या कह रहा हूँ, एक्सटर्नल सोर्सेज से क्या मिलती है? मैं क्या कह रहा हूँ, इधर लिखा हुआ है, एक्सटर्नल सोर्सेज से क्या मिलती है? वाइडर चॉइस मिलती है, फ्रेश टैलेंट भी आता है। क्या भी आता है? अरे उसी को तो मैं बोल रहा था, इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड, नया खून आता है। ये तो घिसे पिटे थे इनको देख देख के मैं पहले ही पक रहा था, अब फिर पकूंगा, ठीक है ना। लेकिन अगर फ्रेश फ्रेश टैलेंट आएंगे तो अच्छा, पुराने वालों को भी रहेगा, ओ भाई हमारा पत्ता कट सकता है अभी ठीक है ना, अच्छे से परफॉर्म कर लो। बिकॉज न्यू ब्लड आ रहा है ना, वो भैया जलवे बिखेर रहा है अपने। हाँ, वो जलवे बिखेर रहा है अपने, है ना। पुराने वाले वो अलर्ट हो जाएंगे, तुम देखना आगे कितना कितना मजा आएगा इस चैप्टर में, ठीक है। चलो, ये तो हो गया। नेक्स्ट है क्या बोला? रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है? एज द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज मोर देन द नंबर ऑफ सेलेक्टेड पर्सन्स। नहीं समझा क्या? नंबर ऑफ एप्लीकेंट क्योंकि क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। किससे? नंबर ऑफ सेलेक्टेड। सेलेक्टेड तो जो चुनिंदा लोग होंगे उन्हें करोगे ना। हाँ, कुछ ही लोग होंगे ना, बहुत कम लोग। लेकिन वो जो ग्रुप है, वो तो कितना भी हो सकता है। हाँ बोलो ना। तो दैट्स, अच्छा इसमें हम केवल बुला बुला रहे हैं ना भगा रहे हैं? दैट्स व्हाई पॉजिटिव प्रोसेस है। अरे आओ 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 ठीक है ना। ना, तू किस एंगल से देख रहा है? हाँ हाँ, बेटा तेरे सवाल में जवाब है। नेगेटिव हो सकती है क्योंकि हमें एमबीए चाहिए, 100 आ गए तो ये तो आए ना, अब उनमें छाटेंगे हम, वो सिलेक्शन है, वो नेगेटिव प्रोसेस है। आप कल एब्सेंट थे ना? हाँ, आपके चेहरे पे दिख रहा है कि आप कल एब्सेंट थे। हाँ जी, अगर आप कल एब्सेंट ना होते तो शायद ये डाउट आता भी ना। हाँ जी, क्यों आदित्य जी, हम सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? हाँ जी, पीछे वाले बच्चों, हम सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? चलो बच्चों, हम क्या बोल रहे हैं भाई? क्या बोले हम? रिक्रूटमेंट एक कैसी प्रोसेस है? पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा होते हैं किससे? नंबर ऑफ सेलेक्टेड पर्सन से। नेक्स्ट हमें क्या ही करना है बच्चों? सिलेक्शन। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, यहाँ तो जस्ट मैं सिलेक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि बस ये सिलेक्शन, ये वो, और ऐसे बस नॉर्मल नॉर्मल बोलेगा। इसकी अपने आप में एक प्रोसेस होती है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? फिलहाल सिलेक्शन देखते हैं। कह रहे इट इन्वॉल्व्स चूजिंग द बेस्ट पर्सन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जिस पे दिल आएगा उसे सेलेक्ट करेंगे हम। चूजिंग द बेस्ट पर्सन, जो सबसे बेस्ट एंड बेस्ट पर्सन है उसको हम क्या करेंगे? चूज करेंगे आउट ऑफ द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। हो
क्या कह रहा है? आउट ऑफ द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, वो जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट का पूल क्रिएट करा था, कहाँ पे करा था? इससे ऊपर वाले में, रिक्रूटमेंट में, उसमें से जो सबसे वाहियात होगा उसे सेलेक्ट करेंगे। हाँ जो जेन्युइन बंदा होगा, ठीक है ना, जो परफेक्ट होगा, तो उसे क्या करेंगे हम? अरे ऐसे परफेक्ट तो कोई नहीं होता। डेवलप्ड थ्रू रिक्रूटमेंट, जो हमने रिक्रूटमेंट के थ्रू जो पूल क्रिएट किया था एप्लीकेंट का, प्रोस्पेक्टिव जो कैंडिडेट से, उसमें से बेस्ट एंड बेस्ट पर्सन को क्या करेंगे हम? अच्छा, बेस्ट एंड बेस्ट कैसे होगा? बेस्ट एंड बेस्ट कैसे होगा मतलब किन एस्पेक्ट में, किन पहलुओं में वो बेस्ट एंड बेस्ट होगा? जिसे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, क्वालिफाइड होगा, स्किल्स और एबिलिटीज ज्यादा होगी, चैलेंजिंग असाइनमेंट उसने पास्ट में संभाले होंगे, ठीक है ना, जलवे बिखेरे होंगे पुराने ऑर्गेनाइजेशन में भी, मतलब पुराने जहां से छोड़ के आया ना, वो अभी भी हमारे सामने भी कॉल आ रही है, भाई मत जा छोड़ के, ठीक है ना, आजा वापस आजा, मन नहीं लगता है ना, कंपनी बंद करने का मन कर रहा है तेरे बगैर। वैसा वैसा ऐसा बंदा चाहिए हमें, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि उधर से फोन आ रहे हैं साले तू चला गया बढ़िया ही है, ठीक है ना, हमारी जिंदगी हमारी सुखी हो गई, वैसा नहीं है, समझा क्या? चलो, तो आगे बोल रहे सिलेक्शन इज डन थ्रू अ प्रोसेस। ओ माय गॉड, क्या बोल रहे हैं? सिलेक्शन एक प्रोसेस के थ्रू करते हैं, वो प्रोसेस जिसकी मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, जो हम बाद में पढ़ेंगे, विच इन्वॉल्व स्टेप, उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, ये पढ़ के बता दो क्या लिखा है, लाइक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी समझते हो आप? मानवी बोल के दिखाओ प्रिलिमिनरी, बोलो ना, क्या बोलो, आराम से, टेक योर टाइम, अब फ्लो में बोलो। प्रिलिमिनरी, आप बोलो प्रिलिमिनरी, वेरी गुड, प्रिलिमिनरी। मैंने पहले भी बुलवाया। मैंने पहले भी बुलवाया क्या आपको ये वर्ड? ए 11th में बुलवाया था बेटा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस से वहां पे बुलवाया था, मेरे को याद है, आप देखो हाँ बोल रहे सारे, अरे दल बदलू होने लायक, बुलवाया नहीं था तो तुमने बोल दिया होगा पहले से। अच्छा मैं ही बोल रहा हूँ, मैंने भी 2-3 बार बोला था। भाई साहब, ए चल चल प्लीज चल। नहीं, यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं है, यहाँ पे केवल प्रीलिमिनरी बोला स्क्रीनिंग में, लेकिन तुम्हें अच्छा, ए रुको अभी सुनने, सुनने तो दे, रेंज तो आने दे। क्या? प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी, वेरी गुड, वेरी गुड, ए पीली मिली क्या? प्रीलिमिन नहीं नहीं सही बोल, प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी का मतलब होता है बच्चों शुरुआती, शुरुआती, स्टार्टिंग, मतलब जो होती है ना, जैसे बोलते हैं ना कि हमने अभी शुरुआत की है, ऐसे ही वहां पे भी मैंने समझाया था, जब कंपनी हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, शुरुआती खर्चे होते हैं, कंपनी को फॉर्म करने से पहले ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि सिलेक्शन करने के लिए हमें एक स्टेप, हमें एक प्रोसेस परफॉर्म करनी होती है, जिसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ ही लिखे हैं यहाँ पे, शुरू के 1-2 लिखे हैं, जैसे कि प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, शुरुआती स्क्रीनिंग होती है ना, मतलब पहला फिल्टर लगाते हैं हम, पहला फिल्टर ही लगाते हैं कि अब हमें मान लिया कोई जॉब को क्या करना है, हमें कोई पोजीशन को फिल करना है, तो कुछ तो फिल्टर लगाएंगे ना कि भाई एमबीए चाहिए, वो भी जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो। अब मान लिया बहुत सारे लोग ऐसे आए होंगे कि जो एमबीए तो होंगे लेकिन उनके पास 5 साल से कम का एक्सपीरियंस होगा, जैसे हम ये फिल्टर लगाएंगे, है ना, तो आधी जनता तो बाहर हो जाएगी ना, हमारा काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, अदरवाइज सबको क्या करना पड़ता, हमें इवेल्युएट करना पड़ता, ठीक है ना। अब आधी जनता तो वैसे ही, और हमें आगे की प्रक्रिया किसके साथ करनी है, जो आधी बची भी है, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग जैसे करना होता है हमें, फिर उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट होते, क्या होते हैं, सिलेक्शन टेस्ट, देन उसके बाद भी काफी सारे स्टेप्स क्या किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। एप्लीकेंट्स हु क्रॉस ऑल द हर्डल्स, ये हर्डल्स क्या होती है, रुकावटें, ऑब्स्ट्रक्शंस, ठीक है ना, बैरियर्स, समझ में आ रही है आपको, ये इस तरह के वर्ड क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ऑब्स्ट्रक्शंस, हाइंड्रेंसेस भी यूज कर सकते हो वर्ड, सारे बच्चों को पता है 11th क्लास में
बड़े स्केल पे पढ़ते हैं इस वर्ड को फर्स्ट ही चैप्टर में, ठीक है ना। हाइंड्रेंसेस, ऑब्स्टेकल्स, बैरियर्स, ऑब्स्ट्रक्शंस, हर्डल्स, 5-6 वर्ड ये होते हैं, इनको आप यूज कर सकते हो। वो बंदे जो सारी हर्डल्स को क्रॉस कर पाएंगे या कर जाएंगे, होता सिलेक्शन प्रोसेस किसकी, मतलब प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग को पार कर देंगे, सिलेक्शन टेस्ट को पार कर देंगे, उसके आगे जो भी स्टेप रहेंगे हमारे उसको पार कर देंगे। तो जो सारे स्टेप्स क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, आर ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। उन्हें क्या ऑफर किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाएगा, मतलब उन्हें जॉब ऑफर दिया जाएगा। सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस होती है, एज द नंबर ऑफ सेलेक्टेड पर्संस, भाई साहब, as the number of selected persons is less than the number of applicants। जिनको सेलेक्ट किया है वो कम है, जो एप्लीकेंट थे वो ज्यादा थे। यहाँ पे हमारी इंटेंशन है किसको, जो वाहियात लोग हैं उन्हें बाहर निकालने की, तो नेगेटिव प्रोसेस है, ठीक है ना। वहां पे जस्ट बुला रहे थे उन्हें, तो वो वहां पे एड ऑन कर रहे थे, तो वो पॉजिटिव है। सिलेक्शन में छटनी होती है, क्या होती है, छटनी होती है, तो लोग जाते, तो नेगेटिव प्रोसेस है, ठीक है। आगे बच्चों नेक्स्ट है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। सुनो, देखो सिलेक्शन की अपने आप में एक प्रोसेस होती है, वो तो बाद में देखेंगे कि कैसे हम अपने एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मेरे को ये बताओ, हमें लोगों की स्टाफिंग करनी, क्या करनी है, स्टाफिंग करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, देन क्या करेंगे, हाँ सॉरी, उसमें पहले 2 स्टेप और बोल दो उसके पहले। हाँ, वर्कलोड एनालिसिस और वर्क फोर्स एनालिसिस, इन दोनों की हेल्प से करेंगे। देन क्या करेंगे आप, रिक्रूटमेंट करेंगे। देन अच्छा, अब बंदे का सिलेक्शन हो गया, वो कैसे हुआ क्या हुआ बाद की बात है, फिलहाल सिलेक्शन हो गया, ठीक है ना। अब बच्चों नेक्स्ट जो हमारा जो टास्क है जो हमें करना है, वो करना है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, अब उसे उसकी जिस जॉब के लिए, जिस पोजीशन के लिए हमने उसे हायर किया है, उसे प्लेस करना है। क्या करना है, उसे बताना है कि तेरा काम क्या है, ठीक है ना। अच्छा, ओरिएंटेशन मतलब उसकी जान पहचान कराना है। क्या कराना है, अरे शुरुआत में हमने किया था ना, डे फर्स्ट में ओरिएंटेशन रखा था, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ठीक है ना। तो उसे फैमिलियर कराना है, क्या कराना है, फैमिलियर कराना है हमारे एनवायरनमेंट से, कि देखो ये हमारे वर्मा जी है ना, ये हमारे यहाँ पे 11th क्लास से पढ़ते हैं, है ना, ठीक ठाक बंदे हैं, नेचर वाइज बहुत ठीक ठाक है, बिहेवियर बहुत ठीक है ना। आपका भी नेचर हमें ऐसे लगता है, तो आपकी बढ़िया ट्यूनिंग क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, ठीक है ना। कि वो बंदे की राइटिंग बहुत बढ़िया है, पारस की, ये हमारे यहाँ पे 12th क्लास में ही आया है। अभी कोई अगर इन बिटवीन आ रहा है ना, तो ऐसे फैमिलियर करा रहे, क्या करा रहे हैं, फैमिलियर करा ऐसे वहां पे। ये हमारे ऐसे होता है ना, कोई नया बंदा आता है, तुमने कभी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी देखा, अपने यहाँ पे अपने बिजनेस में भी देखा, कोई नया बंदा आता है, देख ये सोनू भैया है, ये तेरे को काम देंगे, ठीक है ना, और इनकी बात सुनने का, तेरे को काम करके इनको पूरा करके बताना, ठीक है ना। कुछ भी होगा, कोई भी डाउट आएगा तो इनको पूछना, कहीं से कुछ सामान नहीं मिल रहा होगा तेरे को, कस्टमर को कैसे डील करना है, पहले कौन सी ट्रे दिखानी है, ठीक है ना, कौन कौन से डिजाइन पहले दिखाने हैं, ये सबसे बाद में, इस पे पहले हाथ मत डालियो, ये ट्रे सबसे बाद में निकालियो, ठीक है ना। समझा क्या, तो अभी वो फैमिलियर करा रहे। खैर मैं बहुत आगे निकल गया, मैं ट्रेनिंग पे भी निकल गया, किस पे भी निकल गया, लेकिन उसके पहले प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। और प्लेसमेंट करके फिर क्या कराएंगे, ओरिएंटेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, बंदे को फैमिलियर कराएंगे। और ओरिएंटेशन भी एक टाइप की क्या होती है, ट्रेनिंग होती है, आगे चल करके भी हम इसको पढ़ेंगे। फिलहाल देखो आफ्टर सेलेक्ट, अच्छा एक बात तो बताओ, ये प्रैक्टिकल चल रहा है या हवा हवाई कुछ भी जो मर्जी है। भाई तुम भी अगर बंदों को हायर करोगे तो ऐसे तो करोगे, सबसे पहले एस्टिमेट करोगे, देन रिक्रूट करोगे, फिर उसमें से सेलेक्ट करोगे, फिर उसे उसकी जॉब पे प्लेस करोगे, और उसे उसका मतलब से फैमिलियर कराओगे, ओरिएंटेशन कराओगे। तो प्रैक्टिकल बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है। आफ्टर सिलेक्शन द कैंडिडेट इज असाइंड सुटेबल जॉब। सिलेक्शन के बाद क्या होता है बच्चों, बोलो ना, एक कैंडिडेट को क्या प्रोवाइड कराई जाती है, क्या असाइन कराई जाती है, सुटेबल जॉब, है ना, जिसके लिए हमने उसे क्या किया है, हायर। भाई सुटेबल वही तो होगी, फाइनेंस वाला बंदा है, उसी के लिए हायर किया है, तो उसी पे तो प्लेस करेंगे। या अंत में आते आते चल चल कोई बात नहीं, तू ज्यादा मार्केटिंग में जा, है ना, तुम वही संभाल लेना मार्केटिंग में। बेटा ऐसे नहीं करते, गंदी बात है, मार्केटिंग में संभाल लेना। हमारा मार्केटिंग वाला बंदा छोड़ के भाग गया, फाइनेंस वाला तो अभी मैनेज कर लेंगे, हम कर लेंगे फाइनेंस तो मैनेज, तू कर ले मार्केट। ओ कहेगा भाई नहीं होगा मेरे को, सुटेबल जॉब ही उसे आप अलॉट करोगे, असाइन करोगे। प्लेसमेंट का मतलब क्या है, प्लेसमेंट रेफर्स टू असाइनिंग स्पेसिफिक जॉब्स। प्लेसमेंट का मतलब होता है स्पेसिफिक जॉब देना,
जिस चीज के लिए तुमने उसे क्या किया है, हायर किया है। टू द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट, जिसे तुमने सेलेक्ट किया है उसे सुटेबल जॉब देना, स्पेसिफिक जॉब देना, इसी चीज को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लेसमेंट। आफ्टर प्लेसमेंट, जैसे ही आप उसे जॉब असाइन कर दोगे कि भाई तेरा काम ये है, तेरी प्रोफाइल ये है, तेरी पोजीशन ये है, पोस्ट ये है, द एम्प्लॉइज नीड इंडक्शन और ओरिएंटेशन। एम्प्लॉय को किसकी जरूरत है, इंडक्शन का मतलब भी वही होता है फैमिलियर कराना, और ओरिएंटेशन का मतलब भी होता है फैमिलियर कराना, ठीक है ना। उसे यार अभी तुम देखो, उसे तुम लेके आओगे, बेचारा वो पहले ही सहमा सहमा हुआ है, अभी तो नया नया आया ना, उसे पता नहीं है, सारे बिल्कुल फर्राटेदार क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उधर बोले ए वर्मा जी ठीक है ना ये काम कर देना, शर्मा जी आपने काम नहीं किया, ये अपने आप को वहां पे उनमें बिल्कुल अजीब सा प्राणी क्या कर रहा है, महसूस कर रहा है जैसे कहीं मार्स पे आया हुए, ठीक है ना। तो इसे पहले क्या करा दो, सबसे फैमिलियर करा दो। कहीं ऐसा ना हो, मान लिया कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई गुस्से वाला बंदा था, उसके साथ में इसने कुछ भी कर दिया, उसने से डांट लगा दी, ये पहले ही सहमा हुआ था और सहम गया, ठीक है ना। अच्छा, एक बंदा क्या था, बहुत पोलाइट था, एक बंदा बहुत पोलाइट था, उसके साथ इसने रूड बिहेव कर दिया, इसे पता ही नहीं था, मान लिया पहले तो इसे किसी ने डांट लगा दी, किसी सीनियर ने, और जो इसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बिकॉज फैमिलियर नहीं हो रखा था ना अभी, क्योंकि इसका दिमाग खराब हो रखा था, तो एक बहुत पोलाइट बंदा था, उसके साथ डील करना था, सारा गुस्सा इसने उसके ऊपर उतार दिया। वो कह रहा भाई क्या अजीब आदमी है, आज तक मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में 20 सालों से काम कर रहा हूँ, मेरे साथ किसी ने ऐसा बिहेव नहीं करा, ये कल का आया लोंडा, ये हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। हालांकि वो बाद में गलती मान रहा है, कह रहा है कि मेरा दिमाग खराब हो गया था, मेरे को डांट पड़ गई थी, वो तो यार फैमिलियर करा दो ना पहले ही कि देखो किसका नेचर कैसा है, ये इसका रोल क्या है, ये वगैरह, जब उसे पता पड़ जाएगा वो अकॉर्डिंगली क्या करेगा, डील करेगा। हाँ बोलो ना, तो वो जरूरी है, प्लेसमेंट के बाद ओरिएंटेशन कराना जरूरी है, ठीक है ना। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है ये भी सुन लो, हालांकि बता चुका हूं मैं आपको। ओरिएंटेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉइज। ओरिएंटेशन का मतलब होता है नए एम्प्लॉइज को क्या कराना, इंट्रोड्यूस कराना टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ कवर हो जाएगा, हमारी फैसिलिटीज से उसे इंट्रोड्यूस कराना, हमारे वर्किंग स्टाइल से उसे क्या कराना, इंट्रोड्यूस कराना, हमारे एग्जिस्टिंग लोगो से उसे क्या कराना, इंट्रोड्यूस कराना, ताकि वो अपने आप को क्या कर पाए, एडजस्ट कर पाए एनवायरमेंट में। हाँ बोलो। एक प्रिंसिपल था बच्चों सेकंड चैप्टर में, जो फ्योल ने दिया था, आउट ऑफ दैट 14 प्रिंसिपल्स, अगर एक बता पाओगे, समथिंग लाइक दैट। हम्म, याद कर पा रहे हो, कैन यू रिकॉल अबाउट दैट पॉइंट। प्रिंसिपल ऑफ, सोचो सोचो, कुछ तो सोचो, आ रहा भैया, आ रहा है, आ रहा है। हाँ भाई ना, 14 प्रिंसिपल मन में लेके आओ, उनमें से कोई तो एक है जो सिमिलर सी बातें करता था। वेरी गुड, नाम बोल दे उसका। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। वो क्या बोलता था कि एनवायरमेंट, हमें हमें ना, जो नया एम्प्लॉय आया है उसे नए एनवायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए क्या देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, ठीक है ना। और वो टाइम देना चाहिए, वो टाइम देंगे हम पहले, उसमें क्या कराएंगे, उसे फैमिलियर कराएंगे, क्या कराएंगे, फैमिलियर कराएंगे। देन हम क्या करेंगे, ऐसी बातें करता ना, अदरवाइज हमने उसे डांट लगा दी, टाइम ही नहीं दिया, उसे फैमिलियर ही नहीं कराया, उसे पता ही नहीं पड़ा हमारे वर्किंग स्टाइल के बारे में, हमारी मेथोडोलॉजी के बारे में, तो छोड़ के भग जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो कह रहे हैं ओरिएंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं नए एम्प्लॉइज को, किससे, ऑर्गेनाइजेशन से। द बेसिक एम इज टू फैमिलराइज द न्यू एम्प्लॉइज। इसका मकसद ये होता है कि जस्ट हमें क्या करना है, अपने नए एम्प्लॉय को क्या करना है, फैमिलराइज करना है। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय तो नहीं बोल रहा अभी, प्लेसमेंट भी हो गया अब तो प्लेसमेंट भी हो गया, अभी भी प्रोस्पेक्टिव रहेगा, अब तो हमारा ही है, अभी तो किसी और का खून था, अभी तो आपने भी मिला लिया, ठीक है ना। अभी इंजेक्शन हमने उसको अपने वाला लगा दिया, समझ में आ रही है, अब उसकी रगों में भी हमारा खून दौड़ रहा है, तो प्रोस्पेक्टिव नहीं, अब तो हमारा ही है, ठीक है ना, हमारा हो चुका है। द बेसिक एम इज टू फैमिलराइज द न्यू एम्प्लॉइज विद द ऑर्गेनाइजेशन। इसका बेसिक मकसद होता है कि नए एम्प्लॉइज को फैमिलराइज कराना अपने ऑर्गेनाइजेशन से, सो दैट दे कैन एडजस्ट टू द वर्क
एनवायरनमेंट, ताकि वो क्या कर सके, एडजस्ट कर सके अपने आप को किसमें, नए एनवायरनमेंट में। वहां पे भी हम बोल रहे थे कि उसे टाइम दो ताकि वो क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। यस और नो, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, प्लानिंग से शुरू करते हैं। मैंने आपको एक बारी कमिटमेंट किया था ना कि जितने भी हमारे फंक्शंस है, जितने भी हमारे क्या है फंक्शंस है, उनको मैं आपके टिप्स पे करा दूंगा। चलो, प्लानिंग इज अ हाउ मच स्टेप प्रोसेस? इट इज अ 7 स्टेप प्रोसेस। हेडिंग कितनी होती है उसमें? ए पी के रखिएगा सुबह सुबह, दो बढ़ाने के बजाय तो उल्टा दो घटा दी। अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग इज अ हाउ मच स्टेप प्रोसेस? बोलो ना, इट इज अ 4 स्टेप प्रोसेस। इसके कितने पढ़ चुके हैं अभी तक? 4 पढ़ चुके हैं। सारे इकट्ठे बोलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लानिंग, म्यूजिक, ऐसे ही होता है बेटा, ऐसे ही होता है। इतना तो पढ़ने के बाद हो रहा है। और आधे लोग तो बिजनेस को, भारत माता की जय, डिस्काउंट, उनका क्या हाल होगा जब तेरा ये हाल हो रहा है? पहला, सबसे पहले सेटिंग करनी है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। देन क्या करना है, डेवलपिंग प्रेमाइसिस। वो प्रेमाइसिस भी दो टाइप की होती है, इंटरनल प्रेमाइसिस, एक्सटर्नल प्रेमाइसिस। देन थर्ड स्टेप इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। देन क्या करना है, selecting the alternative, then implement the plan, and finally follow up action। Organizing पे जाते हैं। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। स्टाफिंग में आ जाओ, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसके अंदर रिक्रूटमेंट से इसके दो बच्चे, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस, देन रिक्रूटमेंट। उसके बाद सिलेक्शन के बाद क्या कराएंगे, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। एक नंबर बंदा, जेन्युइन बंदा सेलेक्ट कर रहा था, एक नंबर बंदा सेलेक्ट करा था, है ना, बंदा एक नंबर था, लेकिन या तो वो फ्रेशर था अभी, या जहां पे काम करता था वहां पे काम तो यही होता था जो जिसके लिए हमने हायर किया था, लेकिन उसका तरीका क्या था, अलग था। हमें अपना तरीका समझाना है, बिकॉज अब उसकी रगों में हमारा खून दौड़ रहा है, तो अपने जैसा बनाना है उसे। ऐसा होना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और केवल ट्रेनिंग ही नहीं देनी है उसको, उसको ओवरऑल हमें क्या करना है, डेवलप करना है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, यहाँ पे बात नहीं करूंगा आज उसकी, बिकॉज वो ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हल्का सा टच यहाँ पे देके चलूंगा, कंप्लीट टॉपिक बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आपको क्या लगता है, प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन कराने के बाद ट्रेनिंग करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? नहीं 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 नहीं, बाद में करा देंगे ना बेटा, सबसे पहले यही होती है, प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन कराने के बाद। किसी को भी पूछो, अभी अभी मेरे नेटवर्क में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगह, अलग अलग कंपनी में क्या हुए, प्लेस हुए, है ना। और अभी वो सब किस पे है, ट्रेनिंग पे है। किसी की 3 दिन की ट्रेनिंग है, किसी की 1 हफ्ते की ट्रेनिंग है, किसी की 1 महीने की ट्रेनिंग है, कोई 3 महीने तक भी ट्रेनिंग पे रहेगा। समझ में आ रही है? अलग अलग जॉब प्रोफाइल में, सब में, बिकॉज हर एक कंपनी का अपना एक वर्किंग स्टाइल होता है, और वो पहले वही ट्रेनिंग देंगे कि हमारे यहाँ पे वर्किंग कैसे होती है। भाग जाएगा वरना छोड़ के, एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा ना उसे, यार ये तो पता नहीं क्या करते हैं, मैं तो वहां पे ऐसे करता था, मन में यही आएगा, भाई तू कैसे भी करता था, हमारा तरीका सीख ले, क्योंकि अब ऐसे परफॉर्म करना है, ठीक है ना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दिस स्टेप्स इन्वॉल्व्स इंप्रूविंग द जॉब नॉलेज। ट्रेनिंग से क्या इंप्रूव होती है, उसकी जॉब नॉलेज, जॉब नॉलेज। अच्छा एक बात बताओ, ट्रेनिंग उसे हम हर एक चीज की ट्रेनिंग देंगे, जो हमारे से मतलब है उसकी ट्रेनिंग देंगे? तो इसीलिए तो बोल रहा है कि ये जो स्टेप होता है, ये केवल उसकी जॉब नॉलेज को इंप्रूव करता है। क्या करता है, ध्यान से सुनना, ट्रेनिंग केवल उसकी स्पेसिफिक जो काम को परफॉर्म करने के लिए जो नॉलेज चाहिए ना, वो इंप्रूव करता है। जबकि डेवलपमेंट में ऐसा, डेवलपमेंट में होलिस्टिक उसका ओवरऑल क्या होता है,
ओवरऑल इंसान क्या करता है, ग्रो करता है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, मैं आपको जस्ट केवल सिलेबस पढ़ाऊं, मैं आपको जस्ट सिलेबस पढ़ाऊं। ये क्या है, ये क्या है, जॉब नहीं है, मैं जस्ट आपको सिलेबस पढ़ाऊं, मेरे लिए नहीं, मतलब ये मैं क्या करा रहा हूं, आपकी ट्रेनिंग। मैं क्या कर रहा हूं, ट्रेनिंग करा रहा हूं। लेकिन मैं मेरे सिलेबस से अलग, मैं आपको, मैंने कैनवा सिखाया, मैंने चैट जीपीटी के बारे में बताया आपको, ठीक है ना, मैंने और कुछ एआई के टूल्स बताए आपको। मेरे ख्याल से कभी मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया कि नोशन क्या चीज होती है। एक बार बोला था लेकिन आपने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो मैंने बताया भी नहीं फिर, ठीक है ना। एक टूल होता है नोशन, तो नोशन बड़ा काम में आता है आपकी डेली लाइफ को मैनेज करने में। मैनेजमेंट का टूल होता है हमारे वर्किंग स्टाइल को, जो वर्किंग होती है हमारी, उसको मैनेज करने का। तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। अच्छा, इकोनॉमी में क्या चल रहा है प्रैक्टिकली, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। आप अपने आप को ग्रो कैसे कर सकते हो, आपकी वर्किंग स्टाइल कैसे होनी चाहिए कि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी जनरेट कर पाए, ठीक है ना। मैं उस चीज के बारे में बता रहा हूँ आपको। अपने आप को कैसे मैनेज करना, अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना, अपने दिन को कैसे मैनेज करना, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको। तो ट्रेनिंग है कि डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट है। बिकॉज जस्ट इसमें मैं अपने सिलेबस पे स्टिक नहीं हूँ। हालांकि मैंने आपको बुलाया किस लिए, सिलेबस कराने के लिए, ठीक है ना। लेकिन केवल और केवल सिलेबस कराना जरूरी नहीं है, बच्चों को ओवरऑल क्या कराना है, ग्रो कराना है। एनवायरमेंट कैसा है, एनवायरमेंट से फैमिलियर कराना है आपको, ठीक है ना। आप, आपकी माइंड मैपिंग करनी है, क्या करनी है, आपके माइंड को रीशेप करना है। क्या करना है, रीशेप करना है। आपके माइंड को आज उस लेवल पे तैयार करना है कि इन फ्यूचर आप क्या करने वाले हो, आपको उस चीज का एहसास कराना है, रियलाइज कराना है अभी, ताकि बाद में देर ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये सब चीज, ये ट्रेनिंग का पार्ट है कि ये डेवलपमेंट का पार्ट है। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है और आज तो बता ही दो इसका आंसर। आज मतलब कुछ ऐसे इधर उधर मत करना, बच्चे भी कह रहे हैं आज तो पूछ ही लो आप, हम भी जवाब ही देने के लिए बैठे हैं। हालांकि जवाब देना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हमें पता है कि तुम हमारे से पूछोगे तो हम ही दे देंगे जवाब, कोई बात नहीं, ठीक है। मेरे को एक बताओ, किसका स्कोप वाइडर होगा, ट्रेनिंग का कि डेवलपमेंट का? ये कोई सवाल था, भूमिका तो इतनी बनाई, सवाल इतना पिन दी, किसका स्कोप ज्यादा होगा? ट्रेनिंग तो जस्ट एक पार्ट होता है, किसका? बिकॉज ट्रेनिंग आप स्पेसिफिक उस चीज की दोगे जो चीज के लिए आपने एम्प्लॉय को बुलाया है ना, वो जॉब को परफॉर्म करने के लिए जरूरी है। लेकिन उसकी लाइफ के लिए, उसके करियर के लिए और हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जस्ट ट्रेनिंग काफी नहीं है, डेवलपमेंट भी कराना पड़ेगा। आई होप समझा होगा, ठीक है ना। बाकी और डिटेल में आगे, इसमें क्या है ना, बेसिकली अभी हम टॉपिक्स को ना जितना इसने दिया है उतना कवर कर रहे हैं, आगे चल करके यही टॉपिक्स को स्कैटर कर देगा, है ना। इनका स्कोप क्या कर देगा, और ज्यादा वाइडर कर देगा, वहां पे ज्यादा टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो वहां पे भी पढ़ेंगे। फिलहाल देखो, ये ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे डाल देंगे रायता फैल जाएगा, ये प्रोसेस इतनी बड़ी हो जाएगी, एग्जाम में आ गई तो तुम पहले फैल जाओगे, प्रोसेस इतनी बड़ी है, कौन लिखे, पहली बात तो प्रोसेस आएंगी नहीं ऐसे। वो मतलब टॉपिक इतने, जैसे मान लिया रिक्रूटमेंट है, अब रिक्रूटमेंट के बारे में वहां पे मैंने आपको बताया, 5 6 7 बुलेट पढ़ाए आपको। अब रिक्रूटमेंट ही अपने आप में कितने, 6 पेज का टॉपिक है, तो उसे यहाँ पे नहीं डाल सकते ना ऐसे। हाँ, तो रिक्रूटमेंट अपने आप में 6 पेज का टॉपिक है, तो यहाँ पे कैसे डाल दे, तो मुश्किल हो जाएगी, बड़ा रायता फैल जाएगा, समेटना भारी हो जाएगा। तो वे समझेगा ये बहुत भारी है, तो छोड़ो इसे, जान दो, ठीक है ना। और वो वैसे भी थोड़ा सा, एक तो वो भी है, और एनसीईआरटी ने वो वैसे करके दिया है, और वो भी उन्होंने सोच समझ के थोड़ा तरीके से ऐसे दिया है। और अगर एनसीईआरटी भी ना करती तो हम भी वैसे ना भी पढ़ाते आपको, यहाँ पे ना पढ़ाते, बिकॉज बहुत ज्यादा होच पोच हो जाएगी, पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ ही चल रहा है, मतलब एक टॉपिक में घुस गए, निकलने का नाम नहीं ले रहे, वैसा हो जाएगा। सुनो, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग में दिस स्टेप्स इन्वॉल्व्स इंप्रूविंग द जॉब नॉलेज। इस स्टेप में हम बंदे की जॉब नॉलेज को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं, एंड उसकी कॉम्पिटेंस को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं एम्प्लॉइज की, इन ऑर्डर टू इनेबल देम टू परफॉर्म देयर जॉब्स एफिशिएंटली, ताकि वो अपनी जॉब को क्या कर पाए। हम उसे ट्रेनिंग इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि वो अपनी जो, उसे जो काम मिला है, जो उसे टास्क मिला है, उसको एफिशिएंटली हम उसे इस लायक बना पाए कि वो उसे एफिशिएंटली क्या कर दे, उस काम को डिस्चार्ज कर दे, है ना, पूरा कर दे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नॉट ओनली इंप्रूव द नॉलेज एंड स्किल्स फॉर द प्रेजेंट जॉब, केवल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कलेक्टिवली की बात कर रहा है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट केवल उसकी आज जो परफॉर्म करने के लिए जो नॉलेज चाहिए केवल वही इंप्रूव नहीं करता, बट ऑल्सो इंप्रूव देयर कॉम्पिटेंस फॉर करियर ग्रोथ।
जैसे ही आपको ये बाद वाले शब्द पढ़ने मिलते हैं तो आपको आपके दिमाग में कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? डेवलपमेंट, बिकॉज वो कलेक्टिवली किसकी बात कर रहा है? वो किसकी बात कर रहा है? ट्रेनिंग की भी बात कर रहा है और साथ में डेवलपमेंट की भी बात कर रहा है। जो शुरू वाले शब्द है, शुरू वाले शब्द से आपको क्या पता चल रहा है? ये वाले जो ये है, इससे किसकी आपको खुशबू आ रही है? ट्रेनिंग की। लेकिन बाद वाले जो शब्द है उनसे डेवलपमेंट। समझ में आ रही है? आगे, इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज टू कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। नहीं समझा मेरे को? अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हारे को कोई काम दिया, तुम्हारे को वो काम करना आता नहीं है, मैंने बताया नहीं है कि कैसे होगा, तो ज्यादातर चांसेस है वो काम नहीं होगा। और मैं इधर से प्रेशर डालूं कि करो करो करो, तुम्हारे को वो नहीं होगा। अल्टीमेटली तुम किस में चले जाओगे? तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, डिमोटिवेशन में चले जाओगे। होता तो है नहीं, आता तो है नहीं। आवे हम पे ये है ना, होवे हमसे ये है ना, बताता ये है ना। ठीक है ना? तुम ही लप्पू से बन जाओगे। ठीक है ना? से सुनो, लेकिन अगर कोई काम आपको दिया और वो बताया गया है, आपको सिखाया गया है कि ये काम बेटा ऐसे होगा, और फिर बार बार आपसे वो परफॉर्म करवाया जा रहा है, तो आप डिमोटिवेशन में जाओगे, आपका मोटिवेशन लेवल मतलब इम्प्रूव होगा। आप बोलो ए बेटे ये तो मेरा लेफ्ट हैंड का काम है, ये कुछ काम है क्या? पहली बार तो तुम ही लप्पू बन जा रहे थे, इस बार तुमने काम को लप्पू बना दिया। ठीक है ना? बिकॉज आता है ना आपको करना। तो वही तो बोल रहा है, इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉय। ट्रेनिंग किसको मोटिवेट करती है? एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है टू कंट्रीब्यूट मोर। उन्हें भी लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल अफेयर। और अगर ट्रेनिंग नहीं दोगे, ए छोड़, हम पे तो आता ना, होवे हमारे पे है ना, तो छोड़ना, अपने आप कर लेंगे, हमारे को आता नहीं, कहाँ ही करना है काम जब हमारे को आता ही नहीं। ठीक है? देखो बच्चों, नॉर्मली नॉर्मली तो स्टाफिंग की प्रोसेस में 5 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? लेकिन जमाना चेंज हो चुका है। ठीक है ना? जमाना चेंज हो चुका है। ठीक है ना? समय बदला है और समय के साथ साथ बिजनेस करने के तरीके बदले। ठीक है ना? तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ नए स्टेप्स की भी हमें जरूरत पड़ी। अब वो कैसे जरूरत पड़ी, उसके लिए जो मैंने डार्क करके जो बोल्ड में कुछ टेक्स्ट लिखा है ना, एक बार इसको देख लो। आई थिंक आज के लिए इतना काफी होगा। आगे की जो 3 स्टेप है वो हम बाद में देखेंगे। चलो पहले जनरली ऐसे सुन लो टेक्स्ट को भी पढ़ने से पहले। एक छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी, नन्ही मुन्नी सी कंपनी, जिसके पास फंड्स बहुत लिमिटेड है। उन्हें स्टाफिंग करनी है, क्या करनी है? और आज के जमाने में करनी है। समय आज का है, स्टाफिंग आज ही करनी है उन्हें। मतलब आज इन द सेंस कि आज का जो जमाना चल रहा है, आज का जो एनवायरनमेंट चल रहा है, उसमें स्टाफिंग करनी है। और आज के जमाने में रिक्वायरमेंट है हमें 8 स्टेप परफॉर्म करने की। कितने स्टेप परफॉर्म करने की? 8। 5 हम पढ़ चुके, 3 आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना? बिकॉज समय के साथ साथ क्या हुआ है, हमारा जो वर्किंग स्टाइल है, जो स्टाफिंग करने का जो स्टाइल है, वो जरूरत पड़ महसूस हुई, तो वो मतलब हमें परफॉर्म करने हैं 3 स्टेप और। कंपनी है नन्ही मुन्नी सी, फंड्स की क्या है? कमी है, एक कंडीशन। अब एक दूसरी कंडीशन, एक बड़ी कंपनी है जिसके पास अथाह पैसा है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, अंधा पैसा है, मतलब फाइनेंस, इंग्लिश में बोलता हूँ उसको, फाइनेंशियली साउंड कंपनी है। कैसी कंपनी है? फाइनेंशियली साउंड है ना, मतलब पैसे से जबरदस्त पैसा है, पैसों से पूरा बैक्ड है। ठीक है ना? कोई कमी नहीं है। और उन्हें भी स्टाफिंग करनी है, और आज ही के जमाने में करनी है। और आज के जमाने की रिक्वायरमेंट कितनी है? 8 स्टेप परफॉर्म करने की। तो ये सुनो, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, मेरे पास एक 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन क्या है, ध्यान से सुनना और मेरे को रिलेट करके बताना। मैं जवाब तुम्हारे से निकलवा लूंगा और फिर ये टेक्स्ट पढ़ लेना, 1 सेकंड में समझ में आएगा पढ़ने के बाद ही। एक जो छोटी कंपनी है उसे भी 8 स्टेप परफॉर्म करने हैं, और एक जो बड़ी कंपनी है उसे भी 8 स्टेप परफॉर्म करने हैं आज के दिन पे। छोटी कंपनी के पास पैसा ऑब्वियस सी बात है, मैं बोल भी चुका हूँ, कम है, लिमिटेड फंड्स है। बड़ी कंपनी के पास अंधा पैसा है। ठीक है? 5 स्टेप तो शुरू के ऐसे है
5 स्टेप तो शुरू के ऐसे है जो जिन्हें आप नॉर्मल बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, लेकिन जो अगले 3 स्टेप है वो थोड़ा एडवांस लेवल के, क्या है, लेकिन परफॉर्म करना जरूरी है, परफॉर्म करना जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा, अब 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक तो है स्टाफिंग डिपार्टमेंट और एक होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। जो एडवांस एक्टिविटी है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है ना। लेकिन जो छोटी कंपनी है उसके पास क्या है, पैसा कम है, उसके पास पैसा कम है। जब पैसा कम है तो आप मुझे बताओ, क्या वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बना सकती है, मतलब एक स्टाफिंग डिपार्टमेंट अलग और एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अलग, नहीं बना सकती ना। क्यों नहीं बना सकती बताओ, लिमिटेड पैसा है, क्या है उसके पास, लिमिटेड पैसा है। जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो बंदे होते हैं वो भी एडवांस लेवल के होते हैं, उनकी सैलरी भी ज्यादा जाएगी, और फिर अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना जमेगा नहीं, हमें इतनी औकात नहीं, हमारी पैसा नहीं है इतना हमारे पास। तो छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ये 8 की 8 स्टेप कौन ही परफॉर्म करेगा, वेरी गुड, कौन करेगा, स्टाफिंग डिपार्टमेंट। कौन करेगा, बिकॉज फंड्स की हमारे पास क्या है, लेकिन जो बड़ी कंपनी है जिसके पास अंधा पैसा है, बोलो ना, उसमें स्टाफिंग डिपार्टमेंट भी होगा और एचआर डिपार्टमेंट भी होगा। ये थियोरेटिकली बता रहा हूँ, मतलब थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली भी बताऊंगा भी क्या होता है, ठीक है ना। थियोरेटिकली स्टाफिंग डिपार्टमेंट होगा जो 5 स्टेप परफॉर्म करेगा, और जो बाकी के एडवांस लेवल के 3 स्टेप है वो कौन परफॉर्म करेगा, एचआर। ये थियोरेटिकली है, लेकिन बच्चों ऐसा बदतमीजी कोई करती नहीं है कोई कंपनी, ठीक है ना। आज के टाइम पे प्रैक्टिकली जो बड़ी कंपनीज होती है वो स्टाफिंग डिपार्टमेंट बनाती नहीं है, केवल किसको लेके आते हैं, एचआर, किसको लेके आते हैं, और एचआर वाले वो 5 भी परफॉर्म करते हैं, ये 3 भी परफॉर्म करते हैं। क्या यार रिपीटेशन करना कि नॉर्मल वाले के लिए स्टाफिंग लेके आएंगे, एडवांस वालों के लिए एचआर लेके आएंगे, अभी एडवांस वालों को ही लगाओ ना, बिकॉज एडवांस वाले एडवांस वाला तो कर ही सकते हैं काम, नॉर्मल भी तो कर सकते हैं, समझा क्या आपको। थियोरिटिकली तो, थियोरिटिकली छोटी कंपनी 8 के 8 स्टेप किससे परफॉर्म कराती है, स्टाफिंग डिपार्टमेंट से, और थियोरिटिकली जो क्या होता है, बड़ी कंपनी होती है 5 उसे स्टाफिंग से कराने चाहिए और 3 उसे एचआर से करानी चाहिए, ये थियरी बुक्स में है, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो खुद सोचो, रिपीटेशन नहीं हो जाएगा, एडवांस वाले को लेके आओ ना, जस्ट किसको, ह्यूमन रिसोर्स वाले को, किसको, ह्यूमन रिसोर्स वाले को, वो स्टाफिंग के भी परफॉर्म करेगा स्टेप, और बाकी की जो 3 एडवांस लेवल के वो भी परफॉर्म करेगा। कुल मिला के कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं हम, क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि छोटी कंपनी के अंदर स्टाफिंग डिपार्टमेंट होता है और बड़ी कंपनी के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, एचआरडी जिसको बोलते हैं। तो यस और नो, बस जल्दी से टेक्स्ट पढ़ लो, और कुछ नहीं बता रहा हूँ, काफी कवर कर लिया आज हमने। अभी कुछ दिनों से आपको ऐसा लग रहा होगा कि बराबर से बिजनेस को भी टाइम मिल पा रहा है, जब से वो टाइम सही हुआ है, अदरवाइज शहीद किसको ही करना पड़ रहा था हर दिन बिजनेस को ही, इको निशी शहीद हो रही थी, यही शहीद हो रही थी। इन मोस्ट लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट। क्यों बोला सेपरेट, नहीं नहीं क्यों बोला सेपरेट, कह रहे हैं कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सेपरेट डिपार्टमेंट। किससे सेपरेट होता है, स्टाफिंग से सेपरेट कौन होता है, ह्यूमन रिसोर्स, कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये थियोरेटिकली है, क्या है, थियोरेटिकली है, लेकिन प्रैक्टिकली बताया मैंने आपको क्या होता है। इट परफॉर्म्स 3 फंक्शन, ये क्या परफॉर्म करता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग एंड कॉम्पनसेशन। ये क्या होता है तो कल बात करेंगे, ठीक है ना, एडवांस लेवल के स्टेप है। बट इन सर्टेन स्मॉल फर्म्स, लेकिन जो कुछ स्मॉल फर्म्स होती है, देयर इज नो सेपरेट एचआर डिपार्टमेंट, वहां पे क्या नहीं होता, कोई सेपरेट एचआर विचार नहीं होता वहां पे। इन सच केसेस द लाइन मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दीज 3 स्टेप्स। जो लाइन मैनेजर होता है ना, उसी को क्या करने होते हैं, 3 स्टेप परफॉर्म करने होते हैं। एक डाउट आपका होल्ड पे रहा अभी कि लाइन मैनेजर कौन होता है, हालांकि शायद मैंने पहले कभी बात की हुई है इसकी, मेरे को याद आ रहा है फर्स्ट चैप्टर में मैंने इसकी थोड़ी बात की हुई है, जब मैंने आपको हायरार्की पढ़ा रहा था, लेवल्स पढ़ा रहा था मैं। खैर कोई बात नहीं, आपको याद आया तो ठीक है, नहीं आया तो उससे बढ़िया, मैं तो कल बताऊंगा, क्योंकि इसको समझाने में थोड़ा 10 मिनट और लगेगी। आज हमारा टाइम वैसे ही ओवर हो चुका है, 2 मिनट ऊपर जा चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे, कल हम ये प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे।